नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देख लेंगे हमारी लूसेंट जीके सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल या वैदिक संस्कृति, जिसके आज 100 से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होने वाले हैं। ठीक है, इस बुक का जो चैप्टर है वैदिक काल या वैदिक संस्कृति, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें हमने शामिल किए हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ है। ठीक, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत है, या फिर वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों, इनमें से जो गलत कथन है वो है डी। ठीक है, वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं किया करते थे, वो एक ग्रामीण, ठीक है, संस्कृति उनकी, किनकी, आर्य की संस्कृति जो ग्रामीण थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो इनकी तुलना में हम देखें, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, वो थे शहरी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे, और जो आर्य थे, ठीक है, जो आर्य थे वो थे ग्रामीण। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों, इनमें से तंबाकू जो थी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता। दोस्तों, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जाना जाता था श्रमण के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। दोस्तों, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शूल सूत्र। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों, वह कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों, वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, कौन कौन से वेद हैं जो 4 हैं। देखिए, एक है हमारा ऋग्वेद, ठीक, दूसरा है हमारा सामवेद, तीसरे नंबर पर हम लेंगे यजुर्वेद, ठीक है, और चौथे नंबर का हमारा वेद है अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नया जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है, और सामवेद जो है वो संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसको किसका, संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है, उसके बारे में ये कथन आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। दोस्तों, त्रयी या वेदत्रयी कहलाने वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों, ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ये कई एग्जाम में आ चुका है। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी आने की इसकी संभावना है, तो आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ आपको बताना है दोस्तों, सामवेद है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, ठीक है, सामवेद को कहा जाता है। अगला हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है। दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन थे, मनु थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों शूद्र का जो उल्लेख है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है, पुरुष सूक्त के अंदर शूद्र शब्द का ये चारों वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया, वहीं पे शूद्र शब्द का पहली बार हमें उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या बतानी है आपको, पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? दोस्तों वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वो था प्रकृति की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक धर्म के लोग मुख्यतः प्रकृति की पूजा किया करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया? दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग इंद्र के लिए किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? दोस्तों यह है ज्यामिति से संबंधित। ठीक है, आपको याद रखना है शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृगियो माँ अमृतय गमय। ठीक है, ये जो श्लोक है आप ये देख सकते हैं, ये श्लोक है, ये पूछा है कि कहाँ से लिया गया? ये है कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये कहाँ से लिया गया? ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये उपनिषद से लिया गया, ये वाला श्लोक आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? दोस्तों सर्वप्रथम जो आर्य आए थे वो कहाँ बसे थे? दोस्तों वो बसे थे पंजाब में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुष में क्यों कहा जाता है? दोस्तों वेदों को अपौरुष में क्यों कहा जाता है? दोस्तों ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, अपौरुष में मतलब कि जो पुरुषों से संबंधित नहीं है। ठीक है, अपौरुष जो कि यानी कि जो देवताओं से संबंधित है, यानी कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई मानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कणाद। ठीक है, उलूक कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो दर्शन होते हैं ना, इनके अलग अलग जो प्रतिपादक होते हैं उनसे संबंधित भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों इसके हैं जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। देखिए वेदांत या उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक है वो बतरायण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को यानी सोम देवता को समर्पित है? दोस्तों वो है 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दोस्तों ये लड़ा गया था परुशुनी नदी के। ठीक है, परुशुनी नदी के तट पर 10 राज युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? दोस्तों किस काल में अछूत की अवधारणा उदित हुई? ये होती धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज़ का महत्व इसलिए है क्योंकि दोस्तों क्यों एशिया बोगाज़ का जो एशिया माइनर में स्थित बोगाज़ है उसका महत्व क्यों है? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को जो समर्पित है वो किस पुस्तक में मिलता है? दोस्तों देवी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र जो हमें मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नया दर्शन को प्रचारित किसने किया था? मतलब
किसके द्वारा किया गया था? नया दर्शन के प्रतिपादक पूछा है इसमें, वो है गौतम। ठीक है, गौतम ऋषि ने नया दर्शन का मतलब प्रचारित किया था, या उनके प्रतिपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क मतलब निष्क नाम से कौन क्या जाना जाता था दोस्तों? निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। स्वर्ण आभूषण जो है वो निष्क नाम से जाने जाते थे। और अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक तो आपको बताइए पतंजलि थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, जिसके जो अभी जो गुरु हैं बाबा रामदेव। ठीक है, वो पतंजलि के ही मतलब वहाँ के गुरु हैं। तो पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। पुस्तकें किस प्रकार की पुस्तकें हैं दोस्तों? उपनिषद किस प्रकार की पुस्तकें हैं दोस्तों? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है दोस्तों? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो जिसका वर्णन हुआ है वो कौन सी नदी है? दो है सिंधु नदी। सर्वाधिक वर्णन जिसका वर्णन सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है, सर्वाधिक वर्णन जिसका हुआ है सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे दोस्तों? राजा अश्वपति जो है वो केकई के शासक थे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है, ठीक है, किस उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों? नचिकेता और यम का संवाद आपको याद है कठोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुबा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगानिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कुबा यानी कि काबुल जो नदी है वो कहाँ पे है? वो अफगानिस्तान में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है दोस्तों? कपिल मुनि द्वारा जो दार्शनिक प्रणाली हुआ है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों? कहाँ से ये प्रमाण मिले हैं लौह धातु के? ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों? ये है सामवेद। ठीक है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है वो है भागवत। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। अगला हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों? चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है हमें कहाँ से पता चलता था? यज्ञ संबंधी यजुर्वेद से पता लगता है। ठीक है, यजुर्वेद में ही यज्ञ संबंधी जो विधि विधान दिए गए हैं, इसलिए सही उत्तर डी होगा, यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा, ठीक है, वैदिक युगीन यानी वैदिक काल में जो सभा नाम की संस्था थी वो क्या थी? वो थी मंत्री परिषद। ठीक है, सभा नाम की जो सभा वो थी वैदिक युगीन सभा को हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी दोस्तों? वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ठीक है, ये सबसे नया है और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन है। ठीक, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है दोस्तों? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ पे हुई है आपको बताना है। दोस्तों ये हुई थी वैदिक युग में, ठीक है। वैदिक युग में भी इन सभी, ठीक है, दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। दोस्तों कौन सी है वो है लोहार, ठीक है। लोहारगिरी जो है कि आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में किन 15 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों वो है दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का उदाहरण दिया गया है। दोस्तों ये है अथर्ववेद, ठीक है। जादू माया वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है दोस्तों, ये करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल है। दोस्तों ऋग्वेद में जो टोटल मंडल दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10 मंडल, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मध्य एशिया मतलब मिडिल ईस्ट से वो आए थे भारत में, कौन, आर्य। अगला है हमारा प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। दोस्तों गद्य रूप में जो वेद रचित है वो है यजुर्वेद, ठीक है। गद्य एंड पद दोनों में ही ये रचित है यजुर्वेद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है। दोस्तों सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, इसका उल्लेख हमें मिलता है हमें अथर्ववेद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी। दोस्तों ऋग्वेद युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन है। हमारा अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। दोस्तों गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, आई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह क्या है। दोस्तों अनुलोम विवाह है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुलोम विवाह है उच्च वर्ण का जो पुरुष होता है वो निम्न वर्ण की नारी से जब विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, और जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो उसको हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह, ठीक। ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। अनुलोम में क्या होता है, पुरुष उच्च वर्ण का होता है, महिला निम्न वर्ण की होती है। लेकिन प्रतिलोम में क्या होता है, महिला उच्च वर्ण की होती है और पुरुष निम्न वर्ण का होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, याद है ना क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी, ठीक है, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था दोस्तों, वो कहा जाता था जौ को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों व्रीहि शब्द किसके लिए हुआ है, ये हुआ चावल के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अथर्व का अर्थ क्या है। दोस्तों अथर्व का अर्थ बताना है आपको, इसका होता है पवित्र जादू, ठीक है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। दोस्तों अष्टाध्यायी जो पुस्तक थी उसके रचनाकार हैं पाणिनि, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुस्तकों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अष्टाध्यायी पुस्तक आपको याद रखनी है, किसकी है, ये पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। दोस्तों कौन सी स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। दोस्तों सबसे प्राचीनतम जो मानी जाती है स्मृति वो मानी जाती है मनुस्मृति, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है मनुस्मृति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है।
आदि काव्य की, एक मिनट, आदि काव्य की, सही, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो रामायण को दी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण कौन सी है? दोस्तों प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? दोस्तों वैदिक समाज की आधारभूत कुल और कुटुंब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऋग्वेद काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। दोस्तों 250 सूक्तों की रचना की गई थी ऋग्वेद में इंद्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वेद में सभा और नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा जाता था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसको होगा अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? नारी को सुरा और पासा के साथ साथ किन 2 बुराइयों में शामिल किया? कौन सा वो संहिता है? दोस्तों वो है मित्रायणी संहिता। मित्रायण संहिता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? दोस्तों उत्तर वैदिक काल का जो प्राप्त था वो प्रजापति को, ठीक है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। और वैदिक काल में किसे था? वैदिक काल में था इंद्र को। ठीक है, इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्त लिखे गए? 250। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये है टोटल 16 संस्कार। हमने सुना भी होगा 16 संस्कार। ठीक है, संस्कारों की टोटल संख्या है 16। 3 ऋण में शामिल नहीं है। दोस्तों 3 ऋण जो होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? उनमें मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये 3 ऋण हैं जिनमें मातृ ऋण शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है कैसी थी? ऋग्वेद काल की जो मृदभांड की संस्कृति वो कैसी थी? दूसरी होती गेरु वर्णीय मृदभांड ओसीपी संस्कृति। ठीक है, गेरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल से संबंधित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कैसी थी? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हो गई थी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? दोस्तों कहाँ पे आया? यह आया भगवानपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? दोस्तों विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह। विवाह सूक्त कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में अगन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? दोस्तों किसके लिए किया गया? ये किया गया गाय के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में अगन्य शब्द गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को श्रतस्य गोप कहा गया है? श्रतस्य गोप कहा गया है। दोस्तों ये कहा गया देवता वरुण को कहा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता दोस्तों कौन था? जल या समुद्र का देवता भी वरुण था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 3 क्रमों यानी उपगों में 3 लोग को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है। किसे उपक्रम कहा गया दोस्तों? ये कहा गया विष्णु को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 पगों में जिन्होंने पृथ्वी को नाप दिया था उनमें वो कौन थे? विष्णु थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है दोस्तों? यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये की थी ऋषि विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की हमेशा इसकी संभावना रहती है। तो आपको याद रखना गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। ठीक है, मतलब अवेस्ता वहां का ग्रंथ है जिसकी हमें ऋग्वेद में अच्छी खासी समानता दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? दोस्तों कौन सी लक्षण जो है वो हमें ऋग्वेदिक आर्यों में नहीं पाए जाते थे? तो वो था वे लोहे के उपयोग से परिचित थे।
ठीक है। ऐसा कहना कि वो लोहे के उपयोग से परिचित है सही नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषता उनमें नहीं पाई जाती थी, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो नदियां हैं कुबा और क्रमु। ठीक है, कुबा और क्रमु नदियों से हमें पता लगता है कि भारत और अफगानिस्तान का मतलब अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध हुआ करते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? दोस्तों, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने भी लिया था। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने भी लिया था। चलिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों? ऋग्वेद में कितने सूक्त दिए गए हैं दोस्तों? टोटल ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या है दोस्तों 1028। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, किस प्रकार का था दोस्तों? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, वो प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे पूर्व वैदिक आर्य लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है भारतीय परमाणु का जनक? महर्षि कर्णाद को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? दोस्तों शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि थे, ये पूरा नाम गलत टाइप हो गया, ये थे गौतम ऋषि गौतम रहुगण। ठीक, ऋषि गौतम रहुगण जो थे वो राजा विधेत माधव से संबंधित थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा जो थे राजा विधेत, उससे संबंधित ऋषि थे गौतम रहुगण। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के हमारे 101 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दे और इस टाइप के और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बैच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं और इस वीडियो की फ्री PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा चैप्टर था वैदिक काल। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।